नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नई टैक्स रिजीम में रिबेट बढ़ने और स्टैंडर्ड डिडक्शन के शामिल किए जाने की घोषणा के बाद नौकरी पेशा में इस बात की उलझन है कि आखिर पुरानी टैक्स व्यवस्था सही है या फिर नई टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। आज समझाएंगे टैक्स बचत का पूरा गणित। हमारे साथ दो टैक्स एक्सपर्ट हैं, सुनील गर्ग और कपिल मित्तल। दोनों का करते हैं शो में स्वागत। सुनील जी और कपिल जी, आप दोनों का स्वागत करते हैं आज के शो में। और जो ये बदलाव के साथ नई टैक्स रिजीम आई है, सुनील जी, इसको तो आकर्षक बनाने की बहुत कोशिश की गई वित्त मंत्री जी की तरफ से, यहाँ तक कि इसको डिफॉल्ट स्कीम तक घोषित कर दिया गया है। मतलब अगली बार जब आप अपना वो टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म देखेंगे, बाय डिफॉल्ट जो बदलावों के साथ न्यू टैक्स रिजीम है आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर में दिखेगी। कैसी लग रही है ये नई टैक्स रिजीम आपको? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, और लोग ये समझना चाहते हैं बदलावों का फायदा क्या उन्हें। नमस्कार स्वाति। सबसे पहले तो माननीय वित्त मंत्री जी को एक शानदार बजट पेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभेच्छा। अगला साल चुनावी साल है, परंतु उन्होंने ग्रोथ पर फोकस किया। दूसरी बात, जहां तक सवाल है नई स्कीम का, आपको पता होगा माननीय वित्त मंत्री जी 2020 में एक स्कीम लेकर आई थी, और जब लोकसभा के पटल पर उन्होंने कहा था कि इसमें 78,000 का फायदा लोगों को होगा, और फिर हमने कई बार डिबेट इस पे की कि वास्तव में फायदा होगा नहीं होगा। और शायद इसी कारण से जो वित्त वर्ष 21-22 के लिए रिटर्न फाइल हुई है टोटल 7.5 करोड़, उसमें से 5 लाख से भी कम लोगों ने नई स्कीम को चूज किया। तो ये हमें उम्मीद की जा रही थी कि इस बार इस स्कीम को सरकार आकर्षक बनाएगी, क्योंकि सरकार का पर्पज है कि हम लेस डिडक्शंस की तरफ बढ़े, और नए रूप में, नए क्लेवर में इस स्कीम को पेश किया गया है। 5 की 4 स्लैब कर दिए हैं। पता होगा 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होगा, और 50,000 रुपए की छूट इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में वापस कर दी गई है। लेकिन बहुत सारे इश्यूज अभी भी बचे हुए हैं, और विशेषकर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ये स्कीम फायदेमंद है या नहीं है, उसकी कैलकुलेशन उनको करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है स्वाति, उसमें हाउस रेंट अलाउंस भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। या बहुत सारे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को एक रेंट फ्री एकोमोडेशन दे देते हैं। उसके अलावा आपको पता होगा कि ज्यादातर लोग हाउसिंग लोन, मान लो किसी ने ले रखा है, या किसी ने एटीसी की छूट आमतौर से लोग लेते हैं जीवन बीमा पॉलिसी के लिए, मेडिक्लेम की छूट आमतौर से लोग लेते हैं। तो हमने एक छोटा सा फार्मूला जो निकाला है ब्रेक इवन का, उसके अनुसार अगर आप, मैं अभी हाउस रेंट अलाउंस की बात नहीं कर रहा हूं, केवल एटीसी की छूट और हाउसिंग इंटरेस्ट धारा 24 में, अगर आप एटीसी चैप्टर 6 में और एटीसी सीडी एनपीएस मिलाकर 2 लाख रुपए और हाउसिंग लोन का 2 लाख 4 लाख की छूट ले रहे हैं, तो 3,75,000 रुपए पर ब्रेक इवन करता है नई और पुरानी स्कीम का। तो ध्यान रखिए, अगर आप 3,75,000 रुपए से ज्यादा की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो आपको पुरानी स्कीम में ही फायदा है, नई स्कीम में फायदा नहीं है। और अगर आप इतनी डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको नई स्कीम में आ जाना चाहिए। और जो दूसरा मुद्दा आपने जो उठाया कि बाई डिफॉल्ट अब ये स्कीम होगी, अब आपको पुरानी चुननी पड़ेगी। पहले उल्टा था, पहले पुरानी स्कीम बाई डिफॉल्ट थी, आपको नए में जाना है तो चुनना पड़ेगा। अब सबके स्क्रीन पे नई स्कीम आएगी, और आपको चुनना पड़ेगा कि मुझे नई में जाना है, मुझे पुरानी में जाना है, या नई में रहना। नई में तो आप आ गए, बाई डिफॉल्ट आ गए हो, तो अगर पुरानी में जाना है तो आपको चुनना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि आप अगर एक बार ऑप्शन है आपको चुनने के लिए, अगर आपकी बिजनेस इनकम है, हाँ आप सैलरीड एम्प्लॉई है, तो आपको ये हर साल मौका मिलेगा, जैसे पुरानी स्कीम में भी था। साथ नई टैक्स रिजीम जो है वो सबके सामने पेश कर दी गई। कपिल जी, लेकिन ये भी बात बहुत गौर करने लायक है कि क्या वाकई जो भी लोग एटीसी के भी 1.5 लाख तक की छूट लेते हैं, या जिन्होंने जो मौजूदा है, जिसको हम अब पुरानी टैक्स व्यवस्था कह रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम कह रहे हैं, क्या वो पूरा उस टैक्स रिबेट का फायदा, टैक्स एग्जेम्पशन का फायदा लेते भी हैं कि नहीं लेते हैं? क्योंकि बात ये भी उठ रही थी कि आप कई बार 1.5 लाख का जो निवेश है, और लगभग इसी टाइम पे, बिल्कुल नया वित्त वर्ष शुरू होने के 1 आध महीने पहले ही, आपको समय पहले ही आप आनन फानन में बस टैक्स बचत के लिए निवेश करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये एक स्कोप बना है ऐसे लोगों के लिए कि वो नई टैक्स रिजीम में, क्योंकि अब तो वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 का कर दिया गया है, 7.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, तो ये एक नई तरह से, नए क्लेवर के साथ एक नई टैक्स रिजीम पेश कर दी गई है, जो कि जिसको लेकर अब लोगों का आकर्षण वाकई बढ़े। हाँ,
देखिए स्वाति जी, आ, आपने जैसे बताया और सुनील जी ने भी ब्रीफ किया हमें, गवर्नमेंट ने कोशिश तो बहुत अच्छी करी है। और इसमें हम जो समझ पा रहे हैं कि जितने भी अभी करदाता हमारे 10 या 12 लाख तक के उसमें आने चाहिए, जिनकी इनकम 10 या 12 लाख है, उनको इससे 100% फ़ायदा होने वाला है। पहले हमने देखा था कि न्यू टैक्स रिजिम में बहुत कम लोग जा रहे थे क्योंकि वहाँ बेनिफिट्स नहीं थे, कोई भी डिडक्शन वगैरह नहीं मिलती थी। प्लस जो हमारा बेसिक टैक्स लिमिट था, टैक्स जहाँ पर लगता था, वो हमारा वही 5 लाख तक था, जो कि हमें पुरानी प्रणाली में भी मिलता था। गवर्नमेंट ने इस पर एक आगे आके कोशिश क्या की है कि एक तो आपको बेनिफिट दिया कि आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो बढ़ा दी 87A की रिबेट देकर। दूसरा उन्होंने क्या कोशिश की है कि आपके जो टैक्स स्लैब थे उनको और कम कर दिया नई प्रणाली में। तो आप देखेंगे, अगर आज हम कंपेयर करें पुरानी टैक्स प्रणाली को और नई टैक्स प्रणाली को, तो जहां पुरानी टैक्स प्रणाली में 10 लाख के ऊपर ही आपको 30% टैक्स देना पड़ता है, वहीं आज की रेट में नई प्रणाली में आपको 10 लाख के ऊपर 10 से 15 लाख के बीच में सिर्फ 15% या 20% टैक्स है, 25% टैक्स। तो इससे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन और इसकी हमने बात करी, तो मुझे ये लगता है कि सैलरीड क्लास के लिए तो बहुत बेनिफिट होने ही वाला है। साथ साथ और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन पे बहुत प्रेशर रहता था कि उनकी इनकम 5-7 लाख या 10 लाख तक होती थी और उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, अपने से LIC करानी पड़ती थी, उनकी बजट को भी क्रॉस उन्हें करना पड़ता था। जहाँ पर उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, अब उन्हें वो परेशानी है, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, जिससे डेफिनेटली फ्यूचर में बेनिफिट होते हैं, लेकिन उतना कैश आउटफ्लो करना इमीडिएटली वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है और इसका आपको सीधा असर इंडियन इकोनॉमी में दिखेगा कि जहाँ पर लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा और वो उस पैसे को खर्च कर पाएंगे। तो जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हम ग्लोबली देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रिसेशन की बातें हो रही हैं, तो इंडिया पे उसका इमीडिएट इफेक्ट मुझे लगता है कि उसको ओवरकम करने के लिए कि ग्लोबल रिसेशन ना आए, बाकी पॉइंट्स को हम टेक कर पाए, तो उसको देखते हुए बहुत अच्छा सुझाव इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम देखते हैं जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है कि उन्हें आगे जाके एक डेवलप्ड कंट्री बन रहा है, अगले 25 सालों में हम अपने इकनॉमी को 30 ट्रिलियन इकनॉमी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ के लिए भी इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, एजुकेशन सेक्टर पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट और बहुत अच्छी आप बता रहे हैं योजनाएं। कि उसमें ये है कि जो हाथ में पैसा आएगा उसका खर्चा जो एक टैक्स पेयर है वो करेगा कहां पर। लेकिन अभी भी सुनील जी, जो पुरानी टैक्स व्यवस्था है, जो लोग ATC का बेनिफिट ले रहे हैं 1.5 लाख का, या NPS का बेनिफिट ले रहे हैं ATCCD के तहत, उनके लिए आपको अभी भी पुरानी टैक्स रिजीम ही सही लग रही है, या फिर उनके लिए भी नई टैक्स रिजीम जो अब बदलावों के साथ 1 अप्रैल से लागू होगी वो बेहतर है? कैसे पता करें कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम अब वाकई सूटेबल है? देखिए स्वाति, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैं एक सिंपल कैलकुलेशन के माध्यम से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, ठीक है? तो पुराने टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं, तो आपको 4 साढ़े 4 लाख तक की आप छूट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है जी? अगर आपने 4 लाख रुपए, साढ़े 4 लाख की छूट क्लेम कर ली, जैसे मैंने बताया 2 लाख का हाउसिंग लोन है, 1.5 लाख की ATC है, 50 जगह ATCCD है, फिर मेडिक्लेम की पॉलिसी है, तो आपकी नेट इनकम 5.5 लाख रुपए आ जाती है। अब 5.5 लाख रुपए पे आपको जो पुराना रिजीम है, उसमें आपको जो टैक्स बनेगा वो 22,500 रुपए बना, ठीक है? लेकिन नए रिजीम में, क्योंकि 10 लाख रुपए की इनकम है, छूट कोई नहीं है आपको, तो आपको 60,000 रुपए टैक्स देना ही देना पड़ेगा। यानी आपको नुकसान हो गया। जिसका हाउसिंग लोन चल रहा है और जो बाकी क्लेम कर रहा है, उसको तो नुकसान हो गया। नए रिजीम में 60,000 देना पड़ेगा, पुराने रिजीम में 22,500 रुपए देना पड़ेगा। मैंने जैसे शुरू में बताया था कि 3,75,000 रुपए पर वो ब्रेक इवन करता है। अगर आप ये सारी डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं और अगर आप हाउस रेंट अलाउंस ले रहे हैं स्वाति, तो फिर आपको डबल नुकसान है, क्योंकि नई स्कीम में, नए रिजीम में HRA की छूट भी आपको नहीं मिलती है। इसीलिए सरकार क्या कर रही है, सरकार ने कहा है कि कोई बात नहीं, हम आपको एक कैलकुलेटर देंगे। बड़ा अच्छा कदम उठाया, आपको कैलकुलेटर देंगे और उस कैलकुलेटर में आप अपनी इनकम डाल दीजिए और आपको जो अच्छा लगे, आपको लगे कि मुझे नए रिजीम में फायदा नहीं है अभी, तो आप पुराने रिजीम में रह सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म को आपको भरना ज़रूरी है। लोग ये गलती करते हैं स्वाति,
उस फॉर्म को नहीं भरते हैं, खाली टिक करके छोड़ देते हैं और बाद में रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी जो समस्या है, जो हम माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करेंगे, और आपको ध्यान होगा हमने एक शो के माध्यम से उनसे अनुरोध किया था कि सैलरी एम्प्लॉय के लिए आप कम से कम स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी तो कर दीजिए, और हमारा शायद उन्होंने अनुरोध मान भी लिया। अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है, मान लीजिए आपकी 7.5 लाख रुपए की सैलरी है, तो 7.5 लाख की सैलरी में आपको नए रिजीम में कोई टैक्स नहीं बनता है। लेकिन अगर आपकी 7,51,000 रुपए की सैलरी बन जाती है, 7,51,000, तो बड़े मजे की बात है, आपको 25,000 प्लस सरचार्ज का टैक्स देना पड़ेगा। इनकम आपकी 1,000 क्रॉस करी और आपको टैक्स पूरा लग गया 26,000 रुपए, 25,000 प्लस सरचार्ज 4% के हिसाब से। लेकिन अगर आप पुराने रिजीम में, तो 7.5 लाख की सैलरी पे 50,000 की तो आपको छूट मिल गई स्टैंडर्ड डिडक्शन की, वहां भी मिल गई, और आपने 2 लाख की छूट और क्लेम कर ली, और आपकी इनकम 5 लाख से कम आ गई, यानी पूरे 5 लाख पे 12,500 रुपए का टैक्स और वो 87 में माफ है। तो ऐसे जो क्रिटिकल एम्प्लॉई हैं, जो इस रेंज के हैं, जहां हम फायदा देना चाहते थे मिडिल क्लास फैमिलीज को, देखिए स्कीम आई है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, मिडिल सेक्टर के एम्प्लॉइज के लिए, उनके लिए नहीं है जो 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज पे काम कर रहे हैं, जो 15, क्योंकि 15 लाख ही लास्ट उनका स्लैब है। तो 15 लाख के स्लैब वाले ही सब ज्यादा कंफ्यूज है स्कीम में कि 7.5 लाख से अब 15 लाख वाले क्या करें बेचारे, वो बड़े कंफ्यूज हो गए। तो हम वित्त मंत्री से फिर एक अनुरोध करेंगे कि देखिए, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने वापस किया, अच्छा कदम है, और ये जो एनोमलियां छोटी छोटी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उसको भी अगर आप दूर कर पाए, और एक एचआरए का जो इशू है, हाउस रेंट अलाउंस, क्योंकि जो जो बच्चे मेट्रो में काम करते हैं, मेट्रो सिटीज में काम करते हैं, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, वहां पर मकान बहुत महंगा है, उसका किराया बहुत महंगा है, उनकी सैलरी का एक बड़ा पोर्शन एचआरए में चला जाता है। अब आपको एचआरए की छूट भी नहीं मिलनी है, तो और इतना वो टेक्निकली फिट नहीं है, इतना वो टैक्स सेवी नहीं है कि वो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर पाए। हम टैक्स एक्सपर्ट कहते हैं अपने आप को, हम इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो एक आम एम्प्लॉय कैसे कैलकुलेशन कर पाएगा, इसको लेके संदेह बना रहेगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, मेरा ऐसा मानना है। सिंप्लीफाई करने की कोशिश हमारे साथ साथ आईटी विभाग ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। उनका जो पोर्टल है incometaxindia.gov.in, वहां पर आप जाकर टैक्स कैलकुलेटर पर क्लिक करके आप ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम पे जाएंगे, तो आप अपने डिटेल्स भर के ये समझ सकते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा फायदा है कि न्यू टैक्स रिजीम में फायदा है। तो ये आपके लिए बहुत ही एक सिंप्लीफाई हो गया, और ये आईटी विभाग भी समझ रहे, आयकर विभाग भी समझ रहे कि लोगों को दिक्कतें पेश आ रही होंगी, कंफ्यूजन होगा, इसलिए इस दिक्कत को ही दूर कर देते हैं। और आप हमारे वेबसाइट पर आइए और टैक्स की गणना को कीजिए, इस उलझन को ही फिनिश कर दीजिए। कपिल जी, अब जो लोग अब नए टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, अब उनके लिए कंपल्शन नहीं है कि आपको 1.5 लाख या 2 लाख का कंपल्सिव आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है टैक्स बचत के लिए। अब आपने जैसा बोला कि एक पैसा हाथ में आ जाएगा, लेकिन लोगों में ये भी एक ललक रहेगी या लालसा रहेगी कि उस पैसे को खर्च कर दिया जाए। ये तो ठीक है, लेकिन पैसे बचाने भी तो हैं। तो आपकी नज़र में उस पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल करने का तरीका आप क्या बताएंगे एक किसी निवेशक या टैक्स पेयर को? क्योंकि जो आप पहले 1.5 लाख या 2 लाख टैक्स बचत के लिए कहीं पर निवेश कर देते थे, उस पैसे को सही जगह अभी भी तो निवेश करना है। देखिए स्वाति जी, क्या है, हमें ना 2 चीज़ें समझनी ज़रूरी है। पहली तो ये कि गवर्नमेंट हमें क्या दे सकती थी और वो क्या लेकर आई है, और दूसरा ये कि हमें ये समझना पड़ेगा कि दो जो टैक्स रिजिम है हमारी पुरानी और नई, वो किन के लिए कौन सी बेनिफिशियल दिखती है इमीडिएट, अगर हम अपफ्रंट देखेंगे कौन सा अच्छा है। तो पहली बात तो गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो सबको बेनिफिट दे पाते, तो उन्होंने अपने तरह से कोशिश करी है कि वो मेजॉरिटी ऑफ जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो अभी जॉब में एंटर करने वाले हैं, उनको एक इमीडिएट बेनिफिट दिया जाए, एटलीस्ट उनके पास कोई टैक्स वगैरह ना है। आज आप मानेंगे कि कोई भी अगर मिडिल क्लास फैमिली से कोई भी एक बेसिक कोई कोर्स करके निकलता है तो 5 से 7 लाख रुपए वो कमाता है, जहाँ पे उसके ऊपर एक प्रेशर शुरू हो जाता है फर्स्ट डे ऑफ जॉब से ही, जब वो पहली बार जॉब कर रहा है, कि बॉस आपका टीडीएस कटने वाला है, उसके एचआर वाले उससे मांगते रहते हैं आप कोई डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट प्रूफ दो, ये करो वो करो, तो वो झमेले से वो बाहर हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या कोशिश करी है, उसने सभी मिडिल क्लास फैमिली को बेनिफिट नहीं दिया है, उन्होंने
कोशिश करिए कि जो नया युवा अभी जो जॉब में आ रहा है या जो अभी कमाना शुरू किया है उसने 1-2 साल से, जो अभी उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, एटलीस्ट उसको एक बेनिफिट दिया जाए ताकि इकोनॉमी को कुछ सपोर्ट मिल सके। दूसरा, कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम बात कर रहे हैं कि हम न्यू टैक्स रिजिम में हम कोई बेनिफिट ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने एक एनपीएस आपको बेनिफिट दिया है कि आप एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 50,000 का आप इन्वेस्टमेंट एक कर सकते हैं वहाँ पर भी। उसके अलावा आपको एक प्रोएक्टिवली अपना थॉट प्रोसेस लेना है कि भाई मेरे को अपनी लेवल ऑफ अर्निंग के हिसाब से कि मेरा कितना बेसिक एक एलआईसी और मेडिक्लेम वगैरह मुझे लेना चाहिए। अगर हम मेडिक्लेम की भी बात करें तो आप आज की डेट में देखेंगे मोस्टली कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिक्लेम फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसके लिए उन्हें एडिशनल कराने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हम बेनिफिट लेने के चक्कर में, टैक्स बेनिफिट लेने के चक्कर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऐसी कर जाते थे जिसका हमें ज़रूरत भी नहीं थी, और कहीं ना कहीं वो बहुत एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट हो जाती है। आप सोच के देखिए कि अगर कोई एम्प्लॉय साल के 10 लाख रुपए कमा रहा है और उससे कहा जाए कि वो 1 लाख का एलआईसी प्रीमियम पे करे, तो सोचिए कितनी बड़ी पॉलिसी, क्या उसे इतनी बड़ी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है, क्या उसको उस पॉलिसी का कुछ बेनिफिट मिलेगा? तो ये चीज़ों को ध्यान में सही रखते बात हुए की, भी तभी हमें तो हम कह रहे थे कि ये जो टैक्स पेयर हैं, निवेशक है, वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस बना पाएंगे कि उनको अपने पैसे का करना क्या है। तो आने वाले मोर्चे पर चारों तरफ से कुछ ना कुछ बदलाव होने वाले हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और कपिल मित्तल हैं, उनसे कर रहे हैं खास चर्चा। सुनील जी, छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल के लिए भी कुछ बदलाव की बात यहाँ पर की गई है, जरा समझाएं। ये धारा 44AD में जो लिमिट है जो बढ़ाई गई है, क्या है उसके मायने, क्या रिलीफ है ये? स्वाति, जो इस सवाल से पहले जो कपिल जी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, मैं उसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा। हमें एक बात समझनी पड़ेगी, जो एटीसी की छूट है वो खाली इन्वेस्टमेंट की छूट नहीं है, उसमें एक्सपेंडिचर भी है, ट्यूशन फीस है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है, या एटीडी मेडिक्लेम है, तो वो एक्सपेंडिचर भी है। इट्स ए मिक्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, पहली बात तो ये। और हाउस रेंट अलाउंस तो पूरा एक्सपेंडिचर है। तो मैं एक अनुरोध करूंगा वित्त मंत्री जी से कि कम से कम थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट था, वो तो अब बच्चों को पढ़ाना है तो ट्यूशन फीस दे दिए ना आपको, वो भी ऐड कर दिया जाए। जहां तक छोटे व्यापारियों की बात है, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। आपको पता होगा कि धारा है सेक्शन 44AD, उसमें ये कहा गया है कि अगर आप छोटे व्यापारी हैं, छोटे इंडस्ट्रिस्ट हैं, एमएसएमई हैं, और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है, वैसे तो हमारे यहाँ 1 करोड़ के ऊपर टैक्स होल्ड की लिमिट है, 2 करोड़ तक अगर आपकी टर्नओवर है, तो आप क्या कीजिए, अगर आप चेक से पेमेंट ले रहे हैं, बैंकिंग चैनल से पेमेंट ले रहे हैं और एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, रिसीट ले रहे हैं, तो 6% आप इनकम दिखा दीजिए, यानी 2 करोड़ पे 12 लाख रुपए। और अगर आपकी कैश में सेल परचेज है तो 8% इनकम दिखाइए और चैन की नींद सो जाइए। आपको ना ऑडिट की जरूरत है और ना हम आपसे खर्चों की डिटेल मांगेंगे, खर्चों की डिटेल आपसे नहीं मांगेंगे। ये 44AD का एक सिस्टम है। सरकार ने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, लेकिन जब कुछ बेनिफिट दिया तो एक कैविएट, एक शर्त और लगा दी है। वो ध्यान से सुनने वाली बात है। सरकार ने ये कहा है कि आपको 3 करोड़ तक अब टैक्स ऑडिट नहीं करवाना होगा, आपसे खर्चे की डिटेल नहीं मानी जाएगी, 6% प्रॉफिट दिखा दीजिए, बगैर आपकी सेल परचेज, आपकी रिसीट, आपके एक्सपेंडिचर बैंकिंग चैनल से होने चाहिए। और कितने? 95%, यानी आपकी सेल परचेज 5% से कम कैश में हो सकती है। उससे ज्यादा अगर 95% एंड अबव आपकी बैंकिंग चैनल से है, तभी आप इस स्कीम का फायदा ले पाएंगे, 3 करोड़ वाली का। और प्रोफेशनल के लिए कह दिया कि जो 50 लाख डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट, जिनके लिए स्कीम थी, कंपनी सेक्रेटरीज के लिए 50 लाख रुपए तक की आपकी अगर रिसीट है, इनकम की बात नहीं कर रहा मैं, रिसीट की बात कर रहा हूं, तो 50% आप इनकम डिक्लेयर कर दीजिए। आप ऑडिट ना करवाइए, आपसे खर्चों का हिसाब नहीं मांगा जाएगा। उस लिमिट को बढ़ाकर भी 75 लाख रुपए इस सरकार ने कर दिया इस बजट में। पर हम सरकार से फिर एक अनुरोध करेंगे कि आपने जो इनकम, जो नेट इनकम 50% मांगनी है, आज के जमाने में वो एक ज्यादा हायर लिमिट है। इतना कमाई नहीं होती है छोटे प्रोफेशनल्स और इनकी लोगों की, व्यापारियों की। उसको 50 से घटाकर अगर आप 33 कर दिया जाता तो इस स्कीम भी बहुत अट्रैक्टिव होती। कपिल जी, और स्टार्टअप्स को भी की जो टैक्स छूट है उसको बढ़ा दिया गया है। जो नए स्टार्टअप्स अब होंगे वो भी इसके अंतर्गत आएंगे? देखिए स्वाति जी, स्टार्टअप्स के लिए तो गवर्नमेंट शुरू से काम कर ही रही है, हम देख रहे हैं। हाँ, वो बात ठीक है कि
अभी तक वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो उसके अपने एक कुछ कारण है जिस वजह से नहीं हुआ। सुनील जी ने एकदम सही कहा कि हम जब बात करते हैं प्रोफेशनल्स की या उनकी जो अभी 75 लाख या उसका 50% जो हम टैक्स की बात करते हैं, तो वो एक बहुत हैवी पॉइंट है जहाँ पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और कुछ कम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा तबका आता है, डॉक्टर्स हैं, बाकी लोग हैं, हम सीएस भी उसमें कवर होते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम मीडियम वर्ग के व्यापारी की बात करें तो आज भी अगर कोई व्यापारी एक पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी में काम कर रहा है तो वहाँ पर टैक्स रेट आज भी 30% है, जबकि कंपनीज के ऊपर वो टैक्स रेट काफ़ी कम आ गया है, कहीं 22 है, 25 है, 15% तक के भी टैक्स रेट दिए गए हैं। तो वहाँ पे जो एक तबका है जो कि एक एसएमई से बिलोंग करता है, मीडियम सेक्टर से बिलोंग करता है, और वहाँ पर आज भी उसका जो टैक्स रेट है वो बहुत हाई है। तो गवर्नमेंट को वहाँ पे बहुत इमीडिएट एक्ट करना ज़रूरी है ताकि उन्हें पैरेलल लाया जा सके, वो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फाइट कर सके, एटलीस्ट टैक्स में उनको एक न्यूट्रल किया जाए कि उनको टैक्स बेनिफिट वो मिले। स्टार्टअप्स की हम बात करें तो स्टार्टअप्स में बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई है गवर्नमेंट, तो उसका मैं ज़्यादा ब्रीफ नहीं कर पाऊंगा, बट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट फोकस्ड है कि कैसे हम स्टार्टअप्स को टैक्स में प्लस जॉब्स में, जैसे हमने देखा था एक बहुत अच्छा इन्होंने बेनिफिट दिया था कि जब बिल्कुल भी शुरुआती 3 साल तक की आय टैक्स फ्री की गई थी और उसकी छूट अब धारा 81 आईएसी के तहत मिलने वाली छूट जो है वो 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। ये इस बार बजट में फैसला लिया गया है। एक छोटा सा एक सुनील जी सवाल आपसे यही होगा, जो विदेश पैसे हम भेजते हैं, जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसके तहत, उसमें अब ज्यादा टीसीएस कटेगा, थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन कर दीजिए। जो विदेश पैसे भेजते हैं उनके लिए समझना जरूरी है। स्वाति, बहुत ही खतरनाक प्रोविजन सरकार लेके आई है ये, और इसके पीछे कहीं ना कहीं मंशा ये रही है कि जो हमारे एक स्कीम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिसको कहते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS। उस LRS की खूबी है कि अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं, पहली बात तो ध्यान रखना, इंडियन रेजिडेंट हैं आप, तो आप $2.5 लाख बिना आरबीआई की परमिशन के आप विदेश भेज सकते हैं। आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजिए, उनकी फीस के लिए भेजिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भेज दीजिए, आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए भेज दीजिए। $2.5 लाख तक सरकार आपसे कुछ नहीं कहती थी। उसमें धारा आई थी सेक्शन 206C में, उसमें यह कहा गया था कि अगर आप 7 लाख, उस टाइम $70 का डॉलर था, तो $10,000 के ऊपर कहा था कि अगर आप 7 लाख से ऊपर आप भेज रहे हैं तो हम आपसे 5% टीसीएस बैंक आपसे कलेक्ट कर लेगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। फिर हमने कहा था कि सर जो बच्चों की फीस भेज रहे हैं और एजुकेशन लोन लेके भेज रहे हैं तो उसमें तो ये जुर्म हो गया। तो सरकार ने कहा था कि ठीक है, अगर आप एजुकेशन लोन लेके भेज रहे हैं पैसा बच्चे की फीस के लिए तो 0.5%, वरना 5% 7 लाख से ऊपर। अब सरकार ने क्या कहा है, अब तो बड़ा खतरनाक काम कर दिया। सरकार ने कह दिया कि एजुकेशन लोन के ऊपर 0.5% अगर आप एजुकेशन लोन लेके फीस भर रहे हैं तो, वरना 5% अगर आप यूनिवर्सिटी की फीस भर रहे हैं, अदरवाइज 20% 20% टीसीएस कलेक्ट कर लेगा। आपने इन्वेस्टमेंट के लिए भेजा पैसा, आपने प्रॉपर्टी के लिए भेजा, आपने किसी और काम के लिए भेजा, तो 20%। इसका मतलब है जब ये पहले प्रोविजन आया था स्वाति, तो ट्रैक, सरकार की नीयत थी ट्रैक करना, ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना। अब सरकार की नीयत है कि भैया 20% टैक्स तो पहले दे जाओ, जब अपनी रिटर्न भरोगे आप इनकम टैक्स की तो हम उसको एडवांस टैक्स ट्रीट कर लेंगे। एक तो ये, और दूसरा खतरनाक प्रोविजन जो आया वो आया ओवरसीज टूर पैकेज को लेकर। आपको पता होगा पहले आया था कि अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज लेते हैं, टू कंप्लीट टूर पैकेज, अगर खाली आप एयरलाइन की टिकट ले रहे हैं नहीं है, खाली होटल बुक करवा रहे हैं तो नहीं है, टूर पैकेज लेते हैं टूर ऑपरेटर से तो 5%, और उसमें कोई बेसिक लिमिट नहीं थी, कोई बेसिक छूट नहीं थी, 5% टीजीएस काट लेंगे। मुझे ये समझ से परे है कि आखिर आजकल लोग मतलब व्यापार के लिए बाहर जाते हैं, कॉन्फ्रेंसिस के लिए बाहर जाते हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में काम करते हैं, उसमें 20% का टीसीएस लगा देना, जना आप कह रहे हैं ये सुनील जी, थोड़ा सा विदेश पैसे भेजने का ये वाकई काफी ज्यादा महंगे का सौदा पड़ने वाला है। टीसीएस सीधा 5% से बढ़कर 20% का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। चलिए, समय इतना ही है इसलिए चर्चा को यहीं पर समेटना पड़ेगा। सुनील गर्ग जी और कपिल मित्तल जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। टैक्स की बारीकियां आपने समझाई हम सबको। मनी गुरु में बस इतना ही, देखते रहिए जी।